हेलो एवरीवन, मैं फिर एक बार स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। पहले तो टू वॉच द वीडियोस एंड टू गेट ऑल द अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल and do like this video and share this video with your friends, with your fellow aspirants. Then coming to what we are going to discuss today, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आज स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये जो चैप्टर है दिस इज़ स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट फॉर मेन प्रीलिम्स पार्ट। दिस इज़ मोर रेलिवेंट फॉर प्रीलिम्स, सो इसलिए हम इसमें जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं विच कैन बी आस्क्ड एज एन क्वेश्चन इन प्रीलिम्स उसको हम ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। इसका जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है कि काउंसिल एक्ट्स में क्या चेंजेस लाए गए हैं, हाउ काउंसिल एक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट्स, तो वो सारी चीज़ें जो हैं दैट आर मोर रेलिवेंट फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री पर्सपेक्टिव, उसका डिटेल एनालिसिस मॉडर्न हिस्ट्री जब हम करेंगे उसमें करेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर। दे गॉट द एक्सक्लूसिव राइट बाय क्वीन एलिजाबेथ टू ट्रेड इन इंडिया। In 1765 they obtained Diwani rights over revenue and civil of Bengal, Bihar and Odisha। 1773 से कंपनी रूल था 1858 तक, एंड 1858 से 1947 तक क्राउन रूल था। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, created executive council of 4 members to assist him. First such governor general council was Lord Warren Hastings. Governor general Lord Warren Hastings, governor of Bombay and Madras presidency subordinate to governor general of Bengal, provided for the establishment of Supreme Court at Calcutta, prohibited servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes. It also strengthened the control of British government over company। जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल है कंपनी के ऊपर उसको इस्टेब्लिश करने की या स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई यहाँ पे। बिकॉज इफ़ यू वुड सी तो यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ ने उनको चार्टर दिया है टू ट्रेड, एक्सक्लूसिव राइट दिया है to have a monopoly. So here they are trying to establish a control over a company by requiring court of director to report its revenue, civil and military affairs। amending act of 1781 में बस कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है that it exempted governor general of council from supreme court proceedings for the acts done by them in their official capacity। जो भी एक्ट गवर्नर जनरल अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उसको ट्रायल नहीं किया जा सकता। एट द सेम वे जो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी हैं उनको भी एग्जेम्प्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से फॉर देयर एक्शंस डन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी। इट एक्सक्लूडेड द रिवेन्यू मैटर्स इन जो भी मैटर्स हैं जो कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू में या के रिलेटेड जो भी मैटर्स है वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएंगे, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारे कैलकाटा के इनहेबिटेंट्स पे ज्यूरिसडिक्शन अपना प्रोवाइड रखेगी, एंड जो डिफेक्टेंट है उसको उसके पर्सनल लॉ के तहत ट्रायल किया जाएगा। जैसे हिंदूज़ को हिंदू लॉ के तहत, मुस्लिम्स को मोहम्मदियन लॉ के तहत। इट ऑल्सो लेट डाउन दैट अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। जब प्रोविंशियल कोर्ट से कोई अपील जा रही है तो वो गवर्नर जनरल काउंसिल में जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर की गई। देन पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में इट डिस्टिंग्विश द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी। ये कैसे किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो हैं उनको कमर्शियल अफेयर्स के लिए हैंड ओवर कर दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल न्यू बॉडी क्रिएट की गई टू लुक इनटू पॉलिटिकल अफेयर्स।
Same way, Board of Control was empowered to supervise and direct all operations of civil and military government और revenue of the British possession in India. ये एक्ट सिग्निफिकेंट क्यों था? बिकॉज फर्स्ट टाइम जो कंपनी के टेरिटरीज है उसको ब्रिटिश पोजीशन कहा गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया गया कंपनी के अफेयर्स पे। देन 1786 के एक्ट में क्या किया गया? 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद पे नियुक्त होकर आए थे और उस समय उन्होंने दो मांग की कि उनके पास पावर होना चाहिए टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ हिज काउंसिल इन सम स्पेशल केसेस द सेम एंड दूसरा उनका डिमांड था दैट ही वुड ऑल्सो बी कमांडर इन चीफ। तो यही दो डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए एक्ट ऑफ 1786 इनैक्ट किया गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या हुआ? ये जो उन्होंने जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्त रखी थी उस चीज़ को अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया इस ओवरराइडिंग पावर को टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज। इट ऑल्सो गेव गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल फ्रॉम द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। तो यहाँ पे वी कैन से कि बंगाल बिकेम सुपीरियर देन मद्रास एंड बॉम्बे। देन extended the trade monopoly of the company for another 20 years. Commander in chief member of governor general council नहीं होगा unless उसको अपॉइंट किया गया है। Then it also laid down that the members of the board of control and the staff would be paid out of Indian revenues. Coming to Charter Act of 1813, it abolished the trade monopoly but continued the monopoly of company over trade in tea and trade with China. It asserted the sovereignty of British Crown over company's territory in India. Christian missionaries को allowed किया गया for enlightening the people. This is how they justify it. Then provided for the spread of Western education, authorized local government to impose taxes on person and they could also punish the person for not paying the tax. अब Charter Act of 1833. Important thing to remember that this was the final step towards centralization. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन दिया गया। सारे सिविल और मिलिट्री जो राइट्स हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में वेस्ट कर दिए गए। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास है उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर से डिप्राइव्ड कर दिया गया। इस एक्ट के अंदर जो भी रेगुलेशंस बने थे उनको एक्ट कहा गया, जबकि इनके पहले जो भी रेगुलेशंस बने थे उनको रेगुलेशंस कहा गया। इट एंडेड द ईस्ट इंडिया एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी और उसको प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में अटेम्प्ट किया गया सिस्टम एक ओपन सिस्टम अटेम्प्ट इंट्रोड्यूस करने का फॉर द कंपटीशन ऑफ सिलेक्शन फॉर सिविल सर्वेंट्स, जो कि आगे चल के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा निगेट करने की वजह से प्रैक्टिस में नहीं आ सका। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853, द लास्ट इन द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स। देन व्हाट इज गिवन? फॉर द फर्स्ट टाइम इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स फंक्शंस। 6 नए मेंबर्स को ऐड किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई विच वॉज टू बी फंक्शन एज मिनी पार्लियामेंट। लेजिस्लेशन पहली बार एक स्पेशल फंक्शन की तरह ट्रीट किया गया। ओपन कंपटीशन सिस्टम जो कि यहाँ पे निगेट किया गया था वो यहाँ पे अडॉप्ट किया गया सिविल सर्विसेज के लिए। उसके लिए मैकोले कमेटी बनाई गई, कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस दैट वाज अपॉइंटेड इन 1854. It extended company's rule and allowed to retain possession. It did not specify the particular period. So what does it mean? That it could be terminated at any point the parliament liked. The same way, it introduced first time local representation, that is local 4 members of Indian origin were appointed.
Then this were from governments of Agra, Bombay, Bengal and Agra. Then coming to the crown rule, first in the series is Government of India Act of 1858. This was in the wake of revolt of 1857 known as First War of Independence. इसके तहत इसके बाद से इंडिया वुड बी गवर्न बाय इन हर नेम ऑफ द मेजेस्टी. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया. लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बने. वाइस रॉय को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव माना गया ब्रिटिश क्राउन का. इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. नया ऑफिस क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जिसके पास कंप्लीट अथॉरिटी थी टू कंट्रोल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू ब्रिटिश पार्लियामेंट. जैसे ये वाइस रॉय ये हो गए बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी वाले, जो कि वाइस रॉय को ये करेंगे. ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को करेगा, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड देन टू द क्वीन. दिस वॉज द हायरार्की you can see. then it 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई टू दैट वाज एन एडवाइजरी बॉडी जिसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को चेयरमैन बनाया गया. इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ suing एंड बीइंग sued इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड. 1858 का जो एक्ट था वॉज लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज में जो उन्होंने लूप होल्स देखे थे उसको इम्प्रूव करने के लिए यू कैन सी दिस एज एन फर्स्ट स्टेप. देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक नेसेसिटी देखी गई. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया दैट नाउ देर इज़ अ नेसेसिटी ऑफ सीकिंग कोऑपरेशन विद इंडियंस. तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए उन्होंने 3 काउंसिल एक्ट ये किए, जिसमें से 1861, 1892 एंड 1909. 1861 में क्या दिया गया कि दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन. पहली बार इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया गया. नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तहत कुछ वाइस रॉय ने कुछ लोगों को सब इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तहत नॉमिनेट किया, जिनमें इंक्लूडेड थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव. पहली ये फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि जो पावर 1833 के तहत बंगाल को सेंट्रलाइज कर दी गई थी, अब वो 1861 में डिसेंट्रलाइज की जा रही है. ये बंगाल है, बॉम्बे की पावर बॉम्बे को रिस्टोर की जा रही है, मद्रास की पावर मद्रास को रिस्टोर की जा रही है. सो देन it also provided for the establishment of new legislative council of Bengal, northwestern province, Punjab. 1862 में 1886 एंड 1897 respectively. वॉइस रॉय को एम्पावर किया गया टू मेक द रूल्स एंड ऑर्डर कन्वीनियंट फॉर ट्रांजैक्शन. इट ऑल्सो गेव रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम, समथिंग सिमिलर टू मिनिस्ट्री सिस्टम एट द प्रेजेंट. जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री किसी के अंडर है, डिफेंस मिनिस्टर किसी के अंडर है, तो वो एक पोर्टफोलियो सिस्टम के तहत. देन इट एम्पावर द वॉइस रॉय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट कॉन्करेंस टू ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी. जैसे कि इस रीसेंट टाइम्स में प्रेसिडेंट इमरजेंसी के टाइम पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं. एंड उसकी भी उस टाइम पे भी उसका लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस वाज 6 months. 1892 के एक्ट में क्या कहा गया, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको इंक्रीज़ कर दिया गया सेंट्रल एंड प्रोविंशियल में, बट ऑफिशियल मेजॉरिटी वाज स्टिल विद द ब्रिटिशर्स. इट इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. उनको पावर दी गई बजट डिस्कस करने की और एड्रेस करने की क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव. It also provided for the nomination of some non-official members of Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of the Provincial Legislative.
The act made limited and indirect provision for the use of election. इलेक्शन वर्ड यूज़ नहीं किया गया था, बट द प्रोसेस, एक प्रोसेस यूज़ गई थी दैट वाज डिस्क्राइब एज नॉमिनेशन नॉमिनेशन मेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सर्टन बॉडीज़. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म. लॉर्ड मॉर्ले उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो वाइस रॉय थे. कंसिडरेबल इंक्रीज़ किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज़ में. 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई नंबर. ऑफिशियल मेजॉरिटी वॉज स्टिल विद देम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रिटेन करने के लिए दी गई. इट enlarged now members were allowed to ask supplementary question, allowed to move resolution on budget and so on. First time इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was the first to join Viceroy Executive Council as law member. It introduced system of communal representation. First time separate electorate for Muslim members के मांग को पूरा किया गया. That is, Muslim members will be elected by Muslim voters. It legalized communalism, and that is the reason Lord Minto is also came to known as father of communal electorate. It also provided for separate representation of presidencies, corporation. Government of India Act 1990. ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड चेम्सफोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया. रिलैक्स्ड कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस बाय डीमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स. स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट वॉज टू बी कंटिन्यूड एज सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी. Further divided provincial subjects into two parts, transferred and reserve. Transfer subject गवर्नर के पास थे by the aid of minister. Reserve subject administered by governor with his executive council. Or dual scheme of governance was known as diarchy. It introduced for the first time bicameralism, direct elections in the country. Indian Legislative Council was replaced by bicameral legislature. Majority of member of house were chosen by direct election. 3 of the 6 member of the Viceroy Executive Council other than Commander-in-Chief were to be Indian. It also extended the principle of communal representation for 6 Indian, Christian, Anglo-Indian and European. Granted franchise for the limited number of people on the basis of property tax or education. Created new office for High Commissioner for India and in England, in London. Establishment of Public Service Commission, hence Central Public Service Commission was set up in 1926. It separated for the first time provincial budget and central budget and authorized provincial legislature to enact their own budgets. Provided appointment of statutory commission to inquire into reports on its working after 10 years. ये हुआ है 1919 के बारे में. एंड 1927 में 2 ईयर बिफोर द शेड्यूल डेट इटसेल्फ अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर स्टेचुटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप सर साइमन मेंबर. अब इसमें इशू क्या हो गया ना कि इसमें जो है ये एक यू कैन से कि ये एक अकाउंटेबिलिटी देखने वाला था कि ये जो चीज़ें बोली गई हैं वो किस हद तक अडॉप्ट की गई हैं. बट द प्रॉब्लम वाज कि इसमें इंडियंस को ही इंक्लूड नहीं किया गया, तो वो चीज़ों की वजह से कुछ इश्यूज़ आए. अब देखिए, ये जो कम्युनल अवार्ड है वो अगस्त 1932 में रामले मैकलॉड ने द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अराउंड अनाउंस द स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़ known as communal award. Award was not only continued separate electorate for Muslim, Sikh, Indian, Anglo-Indians and Europe, it also extended it to depressed class. Then 1935 के एक्ट में क्या दिया गया? It was the second milestone towards completely responsible government. It provided for the establishment of All India Federation consisting of province and princely state as unit.
एक्ट डिवाइडेड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट. 3 लिस्ट बनाई गई, फेडरल लिस्ट फॉर द सेंटर, प्रोविंशियल लिस्ट फॉर द स्टेट फॉर एंड कॉन्करेंट लिस्ट फॉर बोथ. रेसिडरी पावर्स जो थी दैट वर वेस्टेड इन वाइसरॉय. abolished hierarchy, provinces were introduced and introduced provincial autonomy. Provinces were allowed to act autonomous as unit, but the act introduced responsible government. That is, governor was required to act in the advice of ministers. This came into effect in 1937 and was discontinued in 1939. Adoption of diarchy at center. Federal subjects were divided into reserve and transferable subject. Introduced bicameralism out of 11 provinces. It further extended principle of communal representation, extended it to women and labor. Abolished Council of India, extended franchise. About 10% of total population got the voting right. Provided for the establishment of Reserve Bank of India. Act of 1935 provided for the establishment of Reserve Bank of India. It provided for the establishment of not only Federal Public Service Commission but also Provincial Public Service Commission, like you can say UPSC and State PCS. Commission and Joint Public Service Commission, Joint Public Service Commission for 2 or more province. It provided for the establishment of federal court set up in 1937, that is Supreme Court you can say. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो इसमें है, पार्टीशन प्लान को अडॉप्ट किया गया, ऑल्सो नोन एज माउंटबैटन प्लान. इट एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया. प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडिया एंड पाकिस्तान. Abolished the office of viceroy and provided for each dominion a governor general. Empowered the constituent assembly to frame and adopt any constitution of their respective nation and repeal any act of the British, including the Indian Independence Act itself. Empowered the constituent assembly of both the dominion to legislate their respective territories. Abolished the office of secretary of state. Proclaim lapse of British paramountcy. Granted freedom to Indian princely state कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या तो पाकिस्तान को या तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं. प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ ईच डोमिनियन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वेयर टू बी फ्रेम्ड. Deprived British monarchs of veto bills or asked reservation of certain bills. Designated Governor General of India and the governors as constitutional heads of the state, that is nominal head. Dropped the title of Emperor of India from the title of the King of England. It discontinued the appointment of civil services, Vision of Post and State of India. And this line you can write: at the stroke of the midnight of 14-15 August, the British rule came to an end and power was transferred to 2 new independent dominion of India and Pakistan. Lord Mountbatten became the first governor of the new dominion of India. He sworn in Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of India. And these things are like factual things, so you can go through them and just have a look at this. So thank you so much. In barely 20-25 minutes I have tried to explain the whole of historical underpinning part. Thank you so much. Have a great day and subscribe for more such video.